कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में ऊंची उड़ान भरेगा और वो तो हम सभी देख रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तैयारों की डील के भी मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। फिर दुबई एयर शो में जो हुआ वो भी आपने देखा। किर्गिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने डील की है और तुर्की के साथ भी मुआहिदा किया है, और वो भी आप देखें डिफेंस के हवाले से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले तो सऊदी अरब के साथ किया था। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं अब क्या होने जा रहा है। JF-17 थंडर के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के बाद अब किर्गिस्तान को भी देगा। ये मैं ज़रूर कंफर्म कर सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर वाकई बहुत सारे मुल्कों ने पाक फ़िज़ाइयों को अप्रोच किया है। देखिए, जब भी कोई फाइटर जहाज़ ख़ास तौर पर ख़रीदता है कोई मुल्क, तो उसमें 2-3 क्राइटेरिया या स्टेप्स होते हैं। पहला वही होता है, जैसे दुबई में हुआ, डिस्प्ले पर जहाज़ होता है, उसकी परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। फिर एरोबैटिक्स करता है, जो अनफॉर्चुनेटली तेजास का जो इंसिडेंट हुआ उसमें जान के ज़िया को मैं अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, वो जहाज़ क्रैश हुआ। एरोबैटिक्स या फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखकर जो एनालिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, सर्विसेज चीफ या डिफेंस मिनिस्टर वगैरह मौजूद होते हैं, वो एवेल्यूएट करते हैं कि जहाज़ कैसा है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई जहाज फाइटर फैसला करने का होता है कि दुनिया ये देखती है कि ये बैटल प्रूवन या कॉम्बैट टेस्टेड है कि नहीं है, और अगर है तो इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इसी वजह से आपने देखा कि हम कहते थे कि राफेल के शेयर गिर गए, क्योंकि दुनिया ने समझा कि शायद राफेल अच्छा नहीं है, और मैंने कभी भी नहीं राफेल को बुरा कहता। JF-17 थंडर ने 2019 फरवरी में भी, जब अभिनंदन का वाकया था, उस ऑपरेशंस में भी ये जहाज शामिल था, अभी भी एक्टिवली शामिल था। रात को जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को JF-17 थंडर भी J-10 के साथ उड़ रहे थे, F-16 के साथ उड़ रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया ने ये देखा कि जहाज़ बैटल टेस्टेड है और कॉम्बैट प्रूवन है, और इसने परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पर जब PL-15 की मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेड इस जहाज़ पर हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आईसा रेडार जो J-10C में लगा हुआ है वही रेडार होगा या है, और दूसरा PL-15 अपग्रेड किया गया इस मिसाइल, या आपको पहले इस पे फैसिलिटी नहीं थी JF-17 थंडर पे। ब्लॉक 3 में ये ऑप्शन है, जिसका मतलब है लेटेस्ट वर्जन में PL-15 भी कैरी करता है। और PL-15, अगर आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूँ, ये वही है जिसने ग्लोबली मेरे हिसाब से आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड शूटिंग की है। 198 किलोमीटर पाक फ़िज़ाइया ने जो शूटिंग की थी, हिंदुस्तान का जो फारदेस्ट जहाज़ मारा था PL-15 से मारा था, बल्कि तमाम के तमाम जो साथ थे वो PL-15 प्लस इसी के J-10 ने मारे थे। मैं आपके व्यूअर्स को फिर रिफ्रेश कर देता हूं कि F-16 हमें मिले थे 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया। 82 में हमें F-16 मिले 40। फिर 8-9 साल प्रेसलर की अमेंडमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें देता रहा कि हम न्यूक्लियर प्लान या प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमारी सप्लाई जारी रही। इधर सोवियत यूनियन टूटा 1989 में, वापस गया रशिया, वहां से रशिया बन गया, मुस्लिम मुल्कों में टूट गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे जहाज भी रोक लिए, हमारे पैसे भी $658 मिलियन भी F-16 जो हमने किए हुए थे पेमेंट, वो भी रोक ली। एक्चुअली हमने वहां से सीखा कि जब आप एक जहाज खरीदते हैं तो जहाज बेशक F-16 हो या दुनिया का नंबर 1 F-35 हो, आपने ये देखना होता है कि ये जो कंटिन्यूटी होगी सप्लाई की, मेंटेनेंस की और इंजीनियरिंग सपोर्ट की, वो इंश्योर्ड हो सकती है कि नहीं। मैं समरेश सालिक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सर, मुझे नहीं पता आप इंडियन मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन सनी देओल जो कि इंडिया के एक एक्टर है, उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर और यकीनन वो आपने भी सुना होगा, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सुना है आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने ये सुना है ना, तो आप देखें कि भारत नॉटम की तारीख पे तारीख देता हुआ नजर आ रहा है, और अब एक नया नॉटम जारी दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने कराची से 200 नॉटिकल माइल के फासले पर अपनी फजाई हुदूद बंद करके दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी है। क्या कर रहा है भारत? अब मुझे देखिए, मैं जब से हमने भारत को नाको चले चबवाए हैं थैंक्स टू PF पाकिस्तान एयर फोर्स मई 2025 में, उसके बाद से भारत जब तिलमिला रहा है, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे विच आर मीनिंगलेस, बट वो शायद समझता है कि ये कुछ करने से मैं पाकिस्तान को डरा धमका दूंगा या मैं पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल सकूंगा। जब मतलब एक तो शुरू में हमने उनको चेकमेट किया कन्वेंशनल डोमेन में, अब जो इंडिया है उसके सिस्टम में बहुत सारी इनएडिक्वेसीज और जो कमियां हैं वो सामने आई हैं, जब उसने एक हमले का रास्ता अडॉप्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ। जब वो हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसने प्रॉक्सी वॉर को हाइटन किया, टेररिज्म को हाइटन किया। जब हमारे रिसेंटली एक क्लैश हुआ अफगानिस्तान के साथ, तो उस वक्त वो राजस्थान के एरिया में इसी तरीके की एक्सरसाइज के लिए आ गया कि शायद इससे पाकिस्तान घबरा जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर डबल प्रेशर डाला जाए।
कोई कामयाबी नहीं हुई। वो उस एक्सरसाइज के बाद या उन्हीं दिनों में उन्होंने बिहार के इलेक्शन जीते। लेकिन ये भी वो चीजें हैं जिनको मैं कहता हूँ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इस तरह की कार्रवाइयां हैं। अपने इलाके में वो भागते रहे, इधर से उधर जाएं, इधर से पीछे जाएं, आगे जाएं, लेकिन मुझे कभी ये यकीन है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई करने का चांस नहीं लेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि इस दफा पहले से ज्यादा कहीं सीरियस उनके साथ काम हो सकता है। सो मैं समझता हूँ कि एक उनकी अपनी ऑडियंस के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मुनीज़, बात यह है, बात बड़ी खूबसूरत अंदाज से खालिद चिश्ती साहब ने अभी जो ड्रोन की बात की है, स्वाम ड्रोन की बात की है, उसको पूरी तफसील से आवाम को आगाह कर दिया है। यही मेन पॉइंट है इस वक्त, जो सस्ती जंग लड़ेगा वो ही जीतेगा। अच्छा, जंग लड़ने के लिए उसको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। आप जरा आप गौर करें ना कि अमेरिका और इसराइल ने अगर ईरान के साथ झगड़ा किया तो हुआ क्या? ईरान ने 170 ड्रोन और 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए। अमेरिका ने $30,000 का ये ड्रोन ईरान का था, इसके मुकाबले शायद 136 मेरा ख्याल है इसका नाम था, इसके मुकाबले में अमेरिका ने उसके ये जो ड्रोन गिराए वो $4 मिलियन। अब $4 मिलियन के तो ईरान का अगर कंपैरिजन करूं तो 160 ड्रोन जो है वो आएंगे। अब सस्ती जंग, महंगी जंग, ये आ गया है। अब आप अंदाजा खुद लगा लें कि अमेरिका और ईरान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ है, ये आवाम खुद ही फैसला कर ले। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो दुनिया में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टर्की जो है उसके ड्रोन जो है वो बहुत ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और टर्की ने जिस तरह हमारा साथ दिया भारत की जंग में, वो तो सगे भाइयों वाला सलूक किया है ना। तो अगर आने वाला जो इसी तरह दौर है, और अगर हमने टर्की के साथ मिलकर, मेरा ख्याल है हम कर भी रहे हैं और आइंदा दिनों में जो करेंगे, तो ये जो पाकिस्तान में चीज़ बनेगी, ये ड्रोन पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की चीज़ होगी। जिस तरह खालिद चिश्ती साहब ने कहा कि जो हमारी चीज़ है वो सस्ती भी है, हमें उस पर एतमाद भी है, और ये चीज़ जब आएगी तो फिर अफगानिस्तान है, भारत है, या कोई भी मुल्क है, अल्लाह के हुक्म से आपको टेंशन वाली बात नहीं है। भट्ट साहब, आप जहां मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर से खालिद चिश्ती साहब से अंदर की खबर ले लें। चिश्ती साहब बताइए ना कि आज जरा अवॉइड कर रहे हैं खालिद चिश्ती साहब, उस तरह नहीं हमें खबर दे रहे। लेकिन सर मुझे बताएं, तुर्की पाकिस्तान में कॉम्बैट ड्रोन असेंबली लगाने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे कॉन की फैक्ट्री भी इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में लगने जा रही है। क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो फाइटर जहाज की है वो कान का तो पहले भी उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन पाकिस्तान अपना खुद भी एक जहाज PFX बना रहा है, PFX पाकिस्तान फाइटर जहाज, वो उस पर काम हो रहा है सीरियसली। अब जाहिर है बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी या कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से उसका स्टेज नहीं मैं शेयर कर सकता कि वो कहाँ पे है इस वक्त, किस स्टेज पे है। एक बात जो आप कह रही हैं कि ड्रोन्स और लर्टरिंग और इस तरह के जो वेपन्स बनाने हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको चलें, आप कह रहे हैं कि कुछ बताएं तो मैं ये बता सकता हूं कि वो पाकिस्तान में पहले ही बन रहे हैं। अभी जो हिंदुस्तान को हमने फेंके थे सारे के सारे, जो मैं 10 तारीख को, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 65 की जंग से ज्यादा हमने वो 5 घंटों में, उसकी 17 दिन की जंग थी, ये 5 घंटे का ऑपरेशन था, उससे ज्यादा टनेज हमने फेंकी थी, उसमें 50% मुनीशन यही था जिसके हम बात करें। और आप शायद सुनकर और ज्यादा हैरान होंगी कि उसमें से तमाम का तमाम मेड इन पाकिस्तान था। हमारी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है लोकल, उन्होंने बनाया था और अभी भी बना रहे हैं। तो इसमें तो हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड भी होना चाहिए कि अब हम किसी पे ना तो डिपेंडेंट है, हमारी सैंक्शंस हो जाएंगी, हमारे स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, या हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो पुराने सिस्टम पे ऑपरेट करेंगे। सब कुछ अब पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, पहले होता था हम जरूरतमंद थे, हम दुनिया के पास जाते थे कोलैबोरेशन के लिए कि हमें दें, स्पेशली जब JF-17 थंडर बना था तो उस वक्त कोई हमें रेडार देने को तैयार नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक देने को तैयार नहीं था, इंजन के बड़े मसले हुए। अब उल्टा हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमसे कोलैबोरेशन चाह रही है कि हम कोलैबोरेट करें। ये अच्छी खबर है मुल्क के लिए, और मुबारक हो पाक फिजाइया को भी और इस मुल्क के लोगों को भी। समरेश साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी तैयारी हो रही है बड़े पैमाने पर डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफेंस की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगने की जो खबरें हैं वो मौसूल हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, कितने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है ये सब? मैं चूँकि खुद भी एक सीनियर लेवल पे मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स को डील करता रहा हूँ,
तो उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज में टर्की वाहिद कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज टर्की जो है वो इस वक्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। हमने टर्किश स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बातचीत भी सुनी है, टर्किश स्टेल्थ ड्रोन्स की बातचीत सुनी है, और हम उस वक्त अटैक हेलीकॉप्टर्स देख रहे थे जब हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो हमें थी वो टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर थी T-129 की। ठीक है, मेरी ये ऑप्शन थी कि चाइना और टर्की हमारे दो ऐसे दोस्त मुल्क हैं जो कि हमें ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करते हैं, एंड दे आर रेडी टू गिव अस एनीथिंग दैट वी नीड। और वो अभी जो रिसेंट वाक़ा हुआ इंडिया के खिलाफ उसमें जाहिर भी हुआ। लेकिन उसके साथ एक और हकीकत थी जो अभी भी है कि टर्की को एक्सेस रही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, लेकिन चाइना की जो एक्सेस थी वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की नहीं थी। चाइना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स दे वर डेरिवेटिव्स ऑफ रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स, और टर्की के थे यूरोपियन हेलीकॉप्टर्स A-129 जो कि इटालियन हेलीकॉप्टर था। तो वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। मैंने भी ऐसी चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं कि स्टेल्थ ड्रोन्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कोई इस तरह का प्लान इज अंडर वे इन पाकिस्तान। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर अब तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से भी। बहुत शुक्रिया।